को मिलता है, जिसमें आपका 70 प्रश्न रहेगा। उसमें से आपको ओएमआर शीट पर कितना प्रश्नों का आंसर देना होता है? 35 प्रश्नों का आपको आंसर देना होता है। क्लियर? तो चलिए डियर, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। जो कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं भाई, ये सारा नोट्स में भी आप लोग का दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनिश्चयवाद का जो है क्या दिया था भाई? प्रतिपादन दिया था। इसी को क्या कहा जाता है? रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये चीज तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देख पा रहे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? देखिए, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कृषि भूगोल ये आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है। पर्यटन भूगोल भी आता है, औद्योगिक भूगोल है। ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। और ये आपका जो सैन्य भूगोल आता है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। किस भूगोल के अंतर्गत आता है? राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर आपका नहीं होगा। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो जितने सारे बच्चे आप लोग सैन्य भूगोल लगाए, बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछे गया है फेवरे जो संबंधित है भाई, ये किससे है? फेवरे जो भाई, ये आप लोग को पता ही होगा। फेवरे जो किसके विचारक थे? पता ही होगा, संभववाद से थे। और इसका आंसर आपका संभववाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? सभी बच्चे एकदम फटाफट आंसर लगाते चलिएगा। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग से बहुत अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो फटाफट मेरे साथ आप लोग जो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भूगोल की कौन सी शाखा जो कि मार्क्स के विचारों को प्रभावित करता है? तो देखिए, मार्क्स का जो विचारों को जो प्रभावित करता है, अमूलवादी तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहां आपका क्या क्रांतिकारी भूगोल जो है ये इसको प्रभावित करता है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित जो होती है भाई, वो कौन सा क्षेत्रों में? हम लोग पढ़े हैं ना, ये जनसंख्या आपको देख पा रहे हैं। जनसंख्या वितरण किसको प्रभावित करता है? और सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या कहां आपको देखने को मिलता है? तो याद ही होगा आपको, ये सारी चीजें मैं पढ़ाया था। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खास करके आपको जो है मैदानी प्रदेशों में खास करके जनसंख्या जो आपको यानी सघन देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये मिट्टी जो है क्या होता है भाई? उपजाऊ भी होता है ना, और समतल होता है, ये पता ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यानी कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां का है भाई? सबसे अधिक जनसंख्या कहां है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आपका एशिया में हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या यहां कितना प्रतिशत लोग निवास करता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 60% लोग जो है एशिया में जो है क्या करते हैं भाई? निवास करते हैं। उसका दूसरा नंबर पे आपका अफ्रीका आता है। ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल क्या पूछा गया है? कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? ये सारी चीज आपको पता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब समझ रहे हैं? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कई बार बताया था। तो इसका आंसर आपका जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को आकर्षित करता है? यानी कि आकर्षित, मैंने दो पढ़ाया था आप लोगों को, एक प्रतिकर्षक कारक, एक पढ़ाया था अपकर्षक कारक। जो आकर्षित करता है वो आपका किस में आ जाएगा? अपकर्षक कारक में आ जाएगा। तो आकर्षित कौन करता है? अशांत आकर्षित नहीं करता, ये आपका प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा। बाढ़ क्षेत्र, ये भी आपका प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा। ये भी आपका प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा। लेकिन रोजगार के अवसर ये आपका जो है ये आकर्षित करता है। और ये किसके अंतर्गत आएगा? अपकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? याद रखिएगा, अपकर्षक कारक के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कौन कारक मृत्यु दर में जो है ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी मृत्यु दर को घटाता है, यानी ह्रास करता है। तो देखिए, हमारी जो है महामारी पर नियंत्रण, उसके बाद क्या संक्रमक रोगों पर यह नियंत्रण, ये दोनों होगा आप लोगों का ऑप्शन। आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे? सी बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या है? देखिए, मैंने आपको जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताया था, जन्म दर, मृत्यु दर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भाई? प्रवास। ये तीनों का तीनों आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन। आप लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये सारे चीजें हम लोग पढ़ रखे हैं भाई। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है? सबको पता है कि कार्यशील आयु जनसंख्या को जो है निर्धारित जो करता है, उसका जो एज जो माना जाता है वो 15 से लेकर के 59 वर्ष का माना जाता है। इसलिए इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आयुलिंग पिरामिड का जो संबंध होता है भाई वो किससे है? आयुलिंग पिरामिड की बात कर रहे हैं। सबको पता है कि आयुलिंग पिरामिड जो होता है, पता होगा ना, ये आयुलिंग पिरामिड की अगर बात करें भाई तो पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या को निर्धारित करता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है भाई? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक में कई सालों से लगातार जो है नॉर्वे प्रथम स्थान पे आता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। और मैं साथ में ये भी बताया था मानव विकास सूचकांक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, किसी भी देश या किसी भी राज्य का मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है तो वहां के क्या देखा जाता है भाई? वहां का जनसंख्या
साक्षरता देखा जाता है, साथ साथ में क्या स्वास्थ्य की स्थिति देखा जाता है, संसाधन तक पहुंच कितना है, ये तीनों चीजों का इक्वल करके जो है मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है, यानी कि हैप्पीनेस, ये भी आपको पता ही होगा, इसी में आता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे भाई निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। देखिए मानव विकास का उपागम के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे आय उपागम पढ़े थे, क्षमता उपागम भी पढ़े थे, कल्याण उपागम भी पढ़े थे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, यानी सभी आंसर आप लोग का परफेक्ट है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लगा रहे हैं, यानी ऑप्शन डी जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। देखिए एकल कृषि के अंतर्गत जो कि एक साल में एक ही कृषि की जाती है उसको हम लोग एकल कृषि कहते हैं। जैसे कि उसमें 1 से 2 साल तक भी उससे जो है कृषि ली जाती है, जैसे कि आपका चाय आ जाएगा, केला आ जाएगा, उसके बाद आपका रबर आ जाएगा, ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने इनमें से सभी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अब देखेंगे बच्चों क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं। देखिए कर्तन दहन कृषि को ही जो अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है, जैसे अपना भारत में कहाँ पे, असम पे इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, इसी को हस्तांतरित कृषि कहते हैं, इसी को आदिकालीन निर्वहन कृषि कहते हैं। इसलिए इसका आंसर आपका बच्चों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखिए भाई, देखिए आर्थिक क्रियाकलाप आप समझ देना, क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा गया, 5। अब देखिए टोकरी बनाना ये आपका किस में आता है, द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप खास करके जो गांव के लोग जो है इस पर निर्भर रहते हैं, और पता ही होगा तृतीय क्रियाकलाप जो हमें सेवा प्रदान करता है उसको तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं, है ना। अब देखिएगा यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में जो है किस प्रकार की कृषि का विकास किया है। तो देखिए यूरोपवासियों द्वारा जो है रोपण कृषि का जो है ना क्या किया भाई, उपनिवेशों पर जो है कृषि का विकास किया। रोपण कृषि के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा, चाय आ जाएगा, कॉफी आ जाएगा, ये सभी को आपको पता होना चाहिए। कॉफी आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, कोको आ जाएगा, ये सभी आपका क्या आ जाएगा भाई, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सब क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। कृषि आधारित उत्पाद इनमें से कौन सा नहीं है। तो भाई कॉफी हम लोग जानते हैं कृषि से ही होता है ना, इसका भी खेती होता है, चाय का भी होता है ना, चीनी का भी होता है, लेकिन नमक जो है नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होता है, क्योंकि नमक आपको पता ही होगा ना समुद्र से इसको जो है निकाला जाता है। अब देखिए अंगूर की खेती संबंधित है। देखिए जो भी खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है वो कहाँ, भूमध्य सागरीय कृषि में की जाती है, जैसे कि अनानास की खेती, अंगूर की खेती, ये आपका ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से वृक्षों में से जो किसमें जो है च्युइंगम का संबंध, यानी च्युइंगम के बारे में पूछा गया। तो हम लोग जानते हैं च्युइंगम जो आपका किसके वृक्ष से निकालते हैं भाई, तो ये जेपोटा के वृक्ष से निकाला जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका जेपोटा बिल्कुल सही हो जाएंगे। ट्रक कृषि का संबंध बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ट्रक कृषि की बात करते हैं, जहां के जो सड़क, आपको पता होगा ट्रक कृषि कहाँ की जाती है, खास करके नगरों के निकट की जाती है। इसमें ट्रक में लाद करके सब्जियों को जो है कहाँ तक, मार्केट तक लेके जाते हैं, जो कि आपका सब्जी से संबंधित होगा। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है ना। देखिए भाई औद्योगिक के लिए, यानी जब अगर उद्योग वगैरह अगर आप औद्योगिक के लिए क्या चाहिए भाई, पूंजी की आवश्यकता होती है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसका बाजार निकट होना चाहिए, लेकिन जनसंख्या घनत्व से इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है। अब इसमें से पशु आधारित उद्योग बताना है, जैसे कपड़ा उद्योग, ये आपका है ना किस में हो जाएगा भाई, कपड़ा उद्योग, ये तो आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका जो पशु आधारित नहीं है, ये तो आपका कृषि आधारित है। उसका कागज उद्योग, ये आपका जो है ये भी आपका कृषि आधारित है, लेकिन यहाँ आपका पशु आधारित जो है चमड़ा उद्योग आएगा, क्योंकि पशु का ही खाल से जो ना चमड़ा निकलता, पता ही होगा ना। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप में आपका क्या आ जाएगा भाई, तो विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, कुटीर उद्योग भी आपका द्वितीय क्रियाकलाप में आता है, उसके बाद आपका प्रसंस्करण ये भी आता है, लेकिन आखेट, ये अगर बात करें भाई तो ये आखेट जो आता है ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। किसमें आता है बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, इसलिए इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो जितने सारे बच्चे आप लोग हैं क्या लगा रहे हैं, आखेट लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए इनमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप है। देखिए तृतीय क्रियाकलाप किसको कहते हैं, जो हमें सेवा प्रदान करता है वो आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान रखिएगा खनन आपका ये प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा, है ना। खाद्य प्रसंस्करण ये भी आपका किसमें आएगा, द्वितीय, हाँ द्वितीय परामर्शदाता ये भी आपका पंचम में आएगा, लेकिन ये आपका व्यापार एवं वाणिज्य जो आएगा भाई ये आपका किसमें आएगा, ये तृतीय क्रियाकलाप में आएगा, क्योंकि व्यापार हमको क्या करता है भाई, है ना, सेवा प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। पोर्ट शहीद कहाँ पे स्थित है भाई, देखिए पोर्ट शहीद तो आपको पता ही होगा, पोर्ट शहीद कहाँ पे, मिस्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मिस्र में स्थित है, ये आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए सेंट जॉन, देखिए आपको ध्यान रखना है क्या पूछा गया भाई, सेंट जॉन से
वैंकूवर के बीच जो महामार्ग किस देश में है भाई? तो याद रखिएगा, ये अगर पूछा जाएगा तो ये आपका कनाडा में होगा। ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे? कनाडा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा गया, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का है? देखिए विश्व में जितने सारे जो है प्रमुख समुद्री पतन है वो सभी क्या है? विस्तृत, यानी बहुत बड़े हैं। तो ये विस्तृत पतन होता है। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई? सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करेंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। और पहला परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो कहां स्थापित किया गया था भाई? है ना, कहां पे? तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में। अब सवाल क्या पूछा गया कि निम्नलिखित देशों में जो है कौन ओपेक का सदस्य है? देखिए ओपेक का स्थापना मैंने बताया था 1960 में हुआ था। और ओपेक किसको कहते हैं? कौन सा देश के सदस्यों को कहते हैं? जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, उन्हीं देशों के समूह को क्या कहते हैं भाई? ओपेक। तो ये एक संगठन है। और ये पता है कौन सा देश जो तेल को जो है बेचता है, जो देश, उसमें से आपका वेनेजुएला है जिसमें शामिल है। इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए सवाल क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। नाफ्टा सवाल क्या भाई? नाफ्टा जो प्रादेशिक समूह का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका से हो जाएंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल क्या है। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस है ना महादेश में है? तो याद रखिएगा आपको ग्रेट लैक्स मार्ग की बात करेंगे तो ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वृत्ताकार बस्ती, ये आपसे क्या पूछा जाएगा? वृत्ताकार बस्ती पूछा जाएगा। तालाबों के चारों ओर पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपका जो वृत्ताकार जो आता है तालाबों के चारों ओर, है ना, उसके बाद आपका झीलों के चारों ओर, ये जो इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। और इसका आंसर आप लोगों का बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। उसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था ना, सड़क पूछा जाएगा, नदी पूछा जाएगा, है ना, नदी पूछा जाएगा, नहर पूछा जाएगा। ये किस प्रकार के बस्ती के प्रतिरूप में आएगा? तो ये आपका रैखिक में आता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे भाई पैट्रिक गिडेज का संबंध किससे है भाई? तो पैट्रिक गिडेज की बात कर रहे हैं जो कि वो सन्नागाड़ से है। किससे बच्चों? तो नोट कर लीजिएगा सन्नागाड़। ये आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? देखिए भाई औद्योगिक नगर हम लोग जानते हैं जेरूसलम, ये आपका सांस्कृतिक नगर है, ये आपका नहीं है। उसके बाद कैनबाड़ा, ये भी आपका नहीं है भाई, है ना, ये आपका उसका विनोपियग नहीं है। आपका जो है पीटर्सबर्ग ये आपका जो औद्योगिक नगर है, इसलिए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम दिख रहे हैं ये सारा का सारा प्रश्न बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, इसलिए जो आप लोग गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व था वो कितना प्रति व्यक्ति किलोमीटर था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग जो है निवास करते थे। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सवाल है भारत के निम्नलिखित भाषाओं में परिवारों में से जो है किसकी जनसंख्या जो है सर्वाधिक था? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भारतीय यूरोपीय का जनसंख्या जो है सबसे अधिक था। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो चीनी तिब्बती, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न बच्चों हम लोग कर रखे हैं। अब देखिए सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो अपना बिहार है। और यहाँ पर कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो 1106 प्रति वर्ग व्यक्ति, है ना, वर्ग किलोमीटर में जो लोग निवास करते हैं। और सबसे कम कहाँ का है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश का है, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे सवाल क्या पूछा गया है कि भारत में नगरीय जनसंख्या, भाई देखिएगा आपको पूछा गया है नगरीय और ग्रामीण। अगर पूछा जाएगा ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे भाई तो ये आपका क्या हो जाएगा? 68 पॉइंट, है ना, समथिंग आपका 74 लगा दीजिएगा, है ना, 84 लगा देंगे। उसके बाद आपका जो है ग्रामीण का जो आएगा आपका, ये आपका जाएगा 31.16%, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये राइट आंसर हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, विश्व में बात करेंगे तो नॉर्वे प्रथम स्थान पे। अपने भारत में सबसे अधिक जो इसमें आता है मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम स्थान पे आता है वो कौन आता है? केरल आता है। मैंने कहा था ना मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक कौन दिया था भाई? डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि कहाँ के हैं? पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये आप लोग को नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिएगा निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर वृद्धि के मामले में पूछा जाएगा, सॉरी घनत्व के मामले में पूछा जाएगा तो बिहार हो जाएगा। अगर वहीं अगर जनसंख्या सर्वाधिक अगर पूछा जाएगा तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास है। ये आपको याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन आप लोग का बच्चों ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए मुख्य श्रमिकों, देखिए ध्यान रखिएगा, मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन का रोजगार मिलता है भाई? तो उन लोगों को 183 दिन का रोजगार मिलता है। उसके बाद मैंने आपको सीमांत मजदूर भी बताया था, सीमांत श्रमिक भी बताया था। तो सीमांत श्रमिक का कितना होता है ये बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों सवाल बताइएगा, जवाब दीजिएगा इसका क्या होगा। भारत में 2011 के महिला साक्षरता सबसे कम जो रहा है, अगर सबसे कम सबसे अधिक कहाँ का भाई? केरल का बताइए। सबसे कम अगर पूछा गया है तो याद रखना सबसे कम कहाँ का? अपना बिहार का है। इसलिए इसका बच्चों इसका आंसर अपना बिहार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब सवाल पूछा गया गाजियाबाद का उदाहरण बताइए किस नगर का है? तो हम लोग जानते हैं गाजियाबाद के बारे में आपसे पूछा गया। तो भाई गाजियाबाद क्या एक आधुनिक नगर है, एक प्राचीन नगर है, एक मध्यकालीन नगर है, या आपका अनुषंगी नगर
गलत, ये आप लोग बता सकते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है, मैं तो ये चीज़ें बताया था आपको, ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो देखिए मैंने बताया था ना, ग्रामीण बस्ती कितने प्रकार का भाई? 4 है ना, अर्धगुच्छित, गुच्छित, उसके बाद आपका क्या प्रकीर्णन हो जाएगा, उसके बाद पल्ली हो जाएगा। ये सभी के सभी आप लोग का जो है ये ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, इसलिए इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन गैरिसियन नगर है? भाई गैरिसियन नगर जिसको हम लोग छावनी है ना कहते हैं, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। इसमें से आपका कौन सा होगा? रानीगंज तो नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, ये आपका संस्कृत में है, जलंधर भी नहीं होगा आपका, सतना, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन? भारतीय कृषि की समस्या। भाई अपना भारत की कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या, क्या क्या समस्या है ये तो आप लोग को एकदम अच्छे से नोट कर लेना है। यहाँ क्या होता है कि भाई निम्न उत्पादकता, यानी बहुत कम इस्पात उत्पादन होता है। भाई विखंडित जोत, अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में जोत करते हैं लोग, है ना, ये भी समस्या है। अनियमित मानसून, मानसून का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी जो है वर्षा हो जाती है, जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम नहीं होती है, जिस टाइम नहीं होनी चाहिए उस टाइम बारिश होती है। तो ये भी जो है, ये सभी के सभी ये समस्या कहाँ का? अपना भारत की कृषि की समस्या, ये सारे के सारे है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है, तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो गंगा डेल्टा आता है, ये आप लोग को नोट कर लेना। और भारत में सबसे अधिक कहाँ? पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन होता है, और है ना विश्व में जो आपको पता है बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल जिससे हम लोग वस्त्र बनाते हैं, उसके बाद साथ साथ रस्सी वगैरह बनाते हैं, उसको रेशेदार फसल कहते हैं। तो आपका जैसे कि चाय आपका रेशेदार फसल है? बिल्कुल नहीं है। कॉफी ये पेय फसल है सब, है ना, उसका गेहूं भी नहीं है। कपास आपका रेशेदार फसल है, ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में कौन करता है? तो असम करता है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा असम करता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल करता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए भाई पाया, है ना, पायाकाड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? पायाकाड़ा के बारे में आपको बताना है। तो पायाकाड़ा हम लोग जानते हैं कि आपका कहाँ पे होगा भाई? तो ये तमिलनाडु में पायाकाड़ा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित नदी से कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती, देखिए स्वर्णम रेखा ये आपका पूरब की ओर होता है, कृष्ण नदी ये भी पूरब की ओर होता है, महानदी ये भी पूरब की ओर होता है, लेकिन तापी नदी नहीं होता है, जो कि इसका आंसर आपके पश्चिम की ओर होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए भाई भारत में जल संसाधन, ये बताइए इसका आंसर, मैंने सही बताया ना इसका आंसर आप लोगों को? बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड बाबू, आपने सही लगाए, है ना। चलिए भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है भाई? देखिए आपको क्या बताना है, भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या। तो देखिए भारत में जो जल संसाधन की समस्या क्या है भाई? संरक्षण का होता है, उपलब्धता का और वितरण का, क्योंकि पानी हर जगह जो है हर जगह सेम नहीं होता है, कहीं कहीं अलग कहीं का आपको देखने को मिलता है। साथ साथ में संरक्षण इसको नहीं रख पाता, उपलब्धता नहीं होता है सब जगह। तो इसका क्या हो जाएंगे आपका? सभी हो जाएंगे, क्लियर। चलिए ओके, अब देखेंगे हम लोग डिगबोई जो प्रसिद्ध है वो किन के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो डिगबोई के बारे में आपसे पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं डिगबोई की बात करेंगे तो असम में ये तो है, पता ही है ना। डिगबोई आपको पता है ये पेट्रोलियर के लिए है ना, ये बिल्कुल आप लोग ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए निम्न में से कौन जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है? आपसे क्या पूछा गया? खनिज आधारित उद्योग नहीं है ना। देखिएगा खनिज आधारित उद्योग नहीं है इसमें से, तो आप लोग का जो है सूती वस्त्र हम लोग जानते हैं कि ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका सूती उद्योग बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। मुंबई हाई क्या है? देखिए मुंबई हाई के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को पता ही होगा मुंबई हाई जो है ये आपका कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल नहीं, तांबा क्षेत्र नहीं, ये आपका पेट्रोलियम क्षेत्र है ना। हम लोग सब जानते हैं कि पेट्रोलियम क्षेत्र है, तो इसलिए इसका पेट्रोलियम आंसर हो जाएंगे। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है ना? तो बालाघाट अगर पूछा जाए है ना, तो बालाघाट आपका कहाँ पे आता है भाई? ये मध्य प्रदेश में आता है, बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोआमुंडी लोहेस्क है ना, चलिए तो सबको पता है कि नोआमुंडी लोहेस्क की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे है? झारखंड में। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएंगे? झारखंड बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए फटाफट लगाइए, कम ही क्वेश्चन और जल्दी फास्ट लगाइएगा। अब देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला जो है के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला आप लोग को बताना है, तो गोंडवाना कोयला हम लोग जानते हैं कहाँ पे भाई? तो ये झारखंड है ना। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित राज्य में से किसमें जो है केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्रित है? केगा आपसे क्या पूछा गया भाई? केगा तो हम लोग जानते हैं कर्नाटका में है केगा, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित कहाँ पे है भाई? हुबली के बारे में पूछा गया है ना। हुबली एक होता है हुगली, अगर हुगली पूछा जाता आपसे तो कहाँ होता? हुगली पश्चिम बंगाल में, हुबली आपका कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, सवाल क्या पूछा गया, लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बताना है। क्या बताना है? लौह एवं इस्पात उद्योग क्या आधारभूत उद्योग हो जाएगा? तो ये देखिए लौह एवं इस्पात ये बड़े पैमाने पर उद्योग है, जो भी जितने सारे बड़े पैमाने पर उद्योग होता है वो सब आपका आधारभूत उद्योग के अंतर्गत आता है, और आधारभूत उद्योग जो है ना, ये आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन नगरीय की समस्या भाई? तो नगर की समस्या इसमें से क्या क्या है? तो देखिए भाई नगर में क्या पेयजल की समस्या है, ये तो सबको पता है। मलिन बस्ती जो कि बहुत गंदी बस्ती होता है, वहां पर वायु प्रदूषण की समस्या, ये सारी की समस्या आपका किसका भाई?
तो ये नगड़े बस्ती की ये सारी की सारी समस्या है। ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आपको बताना इसमें से आपका क्या है भाई, कारवार पतन जो है कहाँ पे है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या आपका कर्नाटक, गुजरात में। कारवार पतन बिल्कुल अच्छे से लगाइए, एकदम बढ़िया तरीके से आप लोग लगा पा रहे हैं सभी बच्चे, एकदम बहुत बढ़िया बाबू, ठीक है। सही रह रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल सही है। कारवार पतन कहाँ पे है, चलिए वेरी गुड। कर्नाटका में, बिल्कुल याद रखना है, कर्नाटका बिल्कुल बेटा सही है आप लोग का, है ना। चलिए तो बिल्कुल याद रखेंगे ना आप लोग, बिल्कुल। आगे देखेंगे क्या है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुआ था। भाई देखिए मैंने कहा था ना कि विश्व में जो रेल चलाया गया था, सबसे पहले आपको याद रखना है विश्व की अगर बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि विश्व में जो है 1825 में चलाया गया था, और भारत में अगर बात करें भाई तो 1853 में चलाया गया था। और पता ही होगा इसका क्या होगा कि कितना किलोमीटर तक चलाया गया था, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था ये भी पता होना चाहिए। तो मुंबई से लेकर के थाने के बीच, कहाँ से, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था, कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा भाई, तो हम सब जानते हैं भारत का सबसे बड़ा पतन अगर है तो मुंबई पतन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का मुंबई पतन बिल्कुल सही है। हजीरा किस राज्य में स्थित है, पूछा गया ना, तो हजीरा आपको याद रखना है, हजीरा जो कि मध्य प्रदेश में भी है, ये आपका गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भारत में वायु परिवहन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन की बात करेंगे तो भाई याद रखिएगा 1911 में जो है वायु परिवहन की शुरुआत हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का बच्चों, देखिएगा फटाफट बताइएगा क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ये है ना, मामामर्रा गांव पतन किस नदी पर जो है स्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका कहाँ पे है भाई, तो ये जो आपका होगा गोवा में है ना। लेकिन याद रखिएगा ये आपका किस नदी पर पूछा गया, तो जुआड़ी नदी पर है, इसलिए इसका आंसर आपका जुआड़ी नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का पूरा 70 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया। अब बताइए इन 70 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और देख पा रहे हैं। ये आप लोग का जो है खंड बी यानी बी सेक्शन में आप लोग का जो है 20 आपका जो है लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि इसका मैं लेकर के आया हूं। और आप लोग को इन 20 प्रश्नों में से आप लोग का सारा का सारा आप लोग को जो है 20 में से 10 का आपको लघुत्तरीय का दे रहा है, उसके बाद आपका फिर दीर्घोत्तरीय